Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. अब हम आज की जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आप सबको पता है कि जो मेरे पेड बैचेस थे एक्चुअली वो मैंने बंद कर दिए हैं अभी रिसेंटली, मतलब थोड़े दिन से, क्योंकि मेरा स्केड्यूल थोड़ा ज्यादा हैक्टिक है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप सबके लिए ऑलमोस्ट मतलब 3 to 5 वीडियोस एक वीक में बनाऊं जिसमें मैं कुछ ना कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करूं। तो उसी की ये वीडियो है। और आप देख सकते हो जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे है एज कम्पेयर टू योर टाइम ड्यूरेशन। तो इसीलिए, क्योंकि लाइव क्लासेस वैसे पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये नोट्स के थ्रू है। तो आपको आई होप कि दिख रहे होंगे ये नोट्स। तो यहाँ पे क्या चीज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हो एंजाइम्स एंड डीएनए मैनिपुलेशन वाले। मतलब डीएनए के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कौन से एंजाइम्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो एंजाइम्स डीएनए मैनिपुलेशन के डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बताया हुआ है। दिस इज बेसिकली अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी एग्जिस्टिंग डीएनए पे डिपेंड होके जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लगती है तो प्लीज यूट्यूब के नीचे जो सेक्शन होता है जहाँ पे आप जो प्ले स्पीड होती है उसे थोड़ा स्लो कर सकते हो, तो वैसे देख लेना। और अगर स्लो लगती है तो फास्ट कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं जो भी मेरी नॉर्मल स्पीड है उससे पढ़ा रही हूँ, आपको जैसा बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये डीएनए का यूज करके न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो जो भी पहले का इसके पास डीएनए एग्जिस्ट करता है उसे ये टेम्पलेट की तरह यूज करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो इट इज बेसिकली अ डीएनए पॉलीमरेज एंड ये न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो है वो सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसमें अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ मेन वाले बताऊंगी जो हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। लाइक डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। और दिस इज बेसिकली द एंजाइम जिसके पास 3 to 5 एंड 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और साथ में 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है। अब इसका मतलब क्या है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास ये डीएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो जब भी डीएनए सिंथेसाइज होता है आपको पता है हमेशा 5 to 3 होता है। तो यानी यहाँ पे 5 होगा इसका, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो सिंथेसाइज करेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये इसकी 5 to 3 है, ठीक है। तो ये जो सिंथेसिस हो रही है दिस इज ड्यू टू पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का 5 प्राइम to 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है जो इसे कैरी आउट करने में हेल्प कर रही है। तो उस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अब जब वो इस तरीके से कर रहा होता है तो क्या होता है, रास्ते में कुछ रुकावट भी आ सकती है। देयर कैन बी सम प्रोटीन्स बाउंड टू द डीएनए, तो वो बीच में आ सकते हैं। तो उन्हें हटाने के लिए 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी काम करती है। तो दिस इज बेसिकली टू रिमूव एनी, जो भी आपके पास रुकावट आएगी, कुछ भी चीज आएगी डीएनए पॉलीमरेज के सामने, उसे हटाने में हेल्प करेगी। बट 3 to 5 इज बेसिकली द वन विच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ एक्ट करेगा पीछे वाली डायरेक्शन में। अब पीछे क्या रखा है ऐसा कि उसे ठीक करने की जरूरत है। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, कभी कभी डीएनए पॉलीमरेज से गलती से कुछ और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं जो उसे नहीं करने थे। अब वो जो गलती हुई है उसे ठीक करना जरूरी है।
वरना क्या होगा, जो भी डॉटर सेल्स के पास डीएनए रेप्लिकेट होके गया उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो चुकी होंगी। तो उसे ठीक करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का एक सब यूनिट जो होती है वो पीछे जाती है, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से पीछे वाला जो भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है उसे रिमूव करने में हेल्प करती है। तो उसके रिमूवल का काम वहां पे होता है। तो उसके लिए 3 to 5 होती है। 3 to 5 एक्टिविटी में याद रखना, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग, बिकॉज इट इज बेसिकली प्रूफ रीडिंग द डीएनए कि वेदर द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अटैच्ड आर करेक्ट और नॉट, वो देखने के लिए होता है। ठीक है। तो आफ्टर डीएनए पॉलीमरेज वी हैव अनदर एंजाइम जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज बेसिकली आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज। तो दिस इज बेसिकली एन a DNA polymerase which is utilizing RNA as the template। तो RNA का यूज करके डीएनए बना रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो ऊपर पढ़ा था हमने उससे अलग है, वो डीएनए को टेम्पलेट यूज कर रहा था, या आरएनए को यूज कर रहा है। ठीक है। तो इट सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो आरएनए एज द टेम्पलेट यूज हो रहा है और डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। हॉवर्ड टेमन एंड डेविड बाल्टीमोर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके ये पूरी प्रोसेस के बारे में बताया था। एंड टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है थर्मस एक्वेटिकस से जो निकाला गया था, जो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, पॉलीमराइजेशन शो करता है। It is the one which has 5 prime to 3 prime exo and polymerase activities, but it lacks 3 to 5 exonuclease। मतलब इसके पास प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं होती। अब जो भी आप में से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज पता होगी कि ये वाला जो होता है डीएनए पॉलीमरेज टैक वाला, जो भी रिसर्च वर्क वगैरह के साथ एसोसिएटेड है, उन्हें ये चीज पता होगी कि हम जनरली जो होता है ना इसे यूज नहीं करते हैं, सिर्फ चेकिंग के लिए यूज करते हैं जब भी लैब्स में यूज करते हैं। इसे फर्दर क्लोनिंग के लिए हम जनरली यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज इसके पास 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। तो ये प्रूफ रीड नहीं कर सकता कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है वो सही है या गलत है। तो प्रूफ रीड नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, आपकी जीन में म्यूटेशन हो सकती है। तो इसीलिए इसे हम जनरली प्रेफर नहीं करते, सिर्फ चेकिंग के लिए यूज होता है। लाइक इफ यू वांट टू चेक अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, इफ यू वांट टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, तो उसके लिए यूज कर सकते हो। After this we have nucleases। Nucleases are basically the ones जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को डिग्रेड करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स के डिग्रेडेशन के लिए जाने जाते हैं। दे बेसिकली ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उन्हें सेपरेट कर देंगे। तो आपका न्यूक्लिक एसिड की चेन जो है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस। राइबोन्यूक्लिएजेस होते हैं जो आरएनए को ब्रेक करते हैं, एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस होते हैं जो डीएनए को ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होगा। टाइप्स और डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस लाइक अगर ये डीएनए है तो इसके कॉर्नर्स पे कट करेंगे, ये एक्सो होते हैं। एंडो वाले होते हैं जो मिडल में कहीं पे कट करते हैं, तो उन्हें एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज स्टार्ट हो रही है, जो हो सकता है कि आपने पहले ना पढ़ी हो। तो कुछ मेजर एंजाइम्स हैं जो कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। दीज आर दी मेजर एंजाइम्स जिनके बारे में आपको सारी चीजें याद रखनी है। लाइक मूंग बीन न्यूक्लियस जो होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को क्लीव करता है। तो इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर टारगेटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स। तो जब तक आपके पास आरएनए और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तब तक ये उसे कट करेगा। अगर ज्यादा स्ट्रैंड हो जाएंगे तो उसे कट नहीं कर पाते। ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ देख सकते हो, इट इज बेसिकली द वन विच वाज प्यूरिफाइड फ्रॉम मूंग बीन स्प्राउट्स। तो मूंग बीन की स्प्राउट से निकाला हुआ था, इसीलिए मूंग बीन न्यूक्लियस इसका नाम है। एंड इट रिक्वायर्स जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी। जिंक के बिना काम नहीं कर सकता, तो Zn2+ इसे रिक्वायर्ड होता है। तो ये याद रखना यहाँ पे।
आफ्टर मूंग बीन न्यूक्लियस वी हैव S1 न्यूक्लियस। S1 जो होता है वो आरएनए को कट करने के लिए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए जाना जाता है। मतलब आरएनए चाहे डबल स्ट्रैंडेड हो या सिंगल स्ट्रैंडेड उसे कट कर सकता है, बट डीएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तभी कट कर पाएगा, वरना नहीं। ठीक है। तो S1 न्यूक्लियस जो है ये एस्परजिलस और आइजे से निकाला गया था, वहां से प्यूरिफाई हुआ था, एंड डज नॉट डिग्रेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड है, मतलब एक स्ट्रैंड आरएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए का, तो उसे नहीं कट कर सकता। अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए के हैं तो कट कर सकता है, और अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का है तो उसे कट कर सकता है, बट हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए वो डीएनए। ठीक है। तो ये S1 न्यूक्लियस का है। देन वी हैव आरएनएज ए। तो आरएनएज ए नाम का एंजाइम भी होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स को क्लीव करता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स को क्लीव करने के लिए इसे जाना जाता है, एंड इट डाइजेस्ट्स द 3 प्राइम एंड ऑफ एनी पायरिमिडीन। तो कोई भी पायरिमिडीन का 3 प्राइम एंड ये क्लीव करता है। लाइक अगर आपके पास ये आरएनए मॉलिक्यूल है सिंगल स्ट्रैंडेड 5 to 3, तो 3 प्राइम एंड पे ये क्लीव करेगा, किसी भी पायरिमिडीन के 3 प्राइम एंड पे। ठीक है। वहां पे क्लीव करेगा, 5 प्राइम एंड पे क्लीव नहीं करता है। तो ये आरएनएज ए का फंक्शन है। देन वी हैव आरएनएज एच। ठीक है। आई होप कि ये ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा। मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आपका जो भी एग्जाम है उससे पहले मैं मोस्टली चीजें करवा दूं, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। प्लीज जितना ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो वो करना। अपने फ्रेंड्स को बताना जो भी लाइफ साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके आपके साथ साथ। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये सब सेशन आपके लिए, तो प्लीज ट्राई टू वॉच दीज वीडियोस। मैं कोशिश करूंगी कि मोस्टली डेज पे पोस्ट कर सकूं, बाकी अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी जितना ज्यादा मतलब भेज सकूं वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड कर सकूं उतना ज्यादा। टाइमिंग डिफरेंस है, वरना क्लासेस भी ले पाती, लाइव सेशन भी ले पाती। पहले मैंने बोला था कि मैं संडे को लाइव सेशन लूंगी, बट मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है सैटरडे संडे, तो मुझे टाइम नहीं होता सैटरडे संडे भी। और जब मेरे पास टाइम होता है जब आपकी आधी रात हो रही होती है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आरएनएज एच भी देख लेते हैं एक बार। आरएनएज एच बेसिकली आरएनए को क्लीव करता है फ्रॉम हेटेरोडुप्लेक्स। तो आपके पास एक स्ट्रैंड आरएनए का है, एक स्ट्रैंड डीएनए का है, तो इसमें से आरएनए को कट कर देगा, इसको कट करेगा, डीएनए को नहीं, सिर्फ आरएनए आरएनए। तो इट डज नॉट डाइजेस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। तो ये आरएनएज एच का मैंने आपको बताया। Apart from this, we also have restriction endonucleases. I just want to discuss this part too today, क्योंकि क्या है कि ये एंजाइम वाले से रिलेटेड ही है, तो एंजाइम वाला कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो क्लास हो उसके अंदर आगे का हम सेशन जो है वो डिस्कस कर सके। ठीक है। इसका जो भी ये नोट्स का पीडीएफ होगा ना, जितना मैंने कराया उसका पीडीएफ का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है। तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और बाकी पाथफाइंडर से पढ़ना, पाथफाइंडर सबसे बेस्ट है ये सारी चीज पढ़ने के लिए। इफ यू वांट टू रीड मोर तो आप कुछ रिसर्च आर्टिकल से भी पढ़ सकते हो, गूगल स्कॉलर वेबसाइट पे जाके जो भी टॉपिक है उसे डालो, उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, उसे आप रीड कर सकते हो। एंड मैं कोशिश करूंगी कि कुछ टेक्निक्स वगैरह के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बताऊं कि किस तरीके से होती है, क्या होता है, तो वो भी कोशिश करूंगी। देखते हैं कि कितना मैं कर पाती हूँ, कितना पॉसिबल हो पाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस बेसिकली एंडोन्यूक्लिएजेस है, डीएनए आरएनए वगैरह को बीच में कट करते हैं। ऑल्दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस डीएनए के लिए जाने जाते हैं, बट हाँ आरएनए को क्लीव करने के लिए भी हो सकते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस।
ये इन्हें पता कैसे चलता है कि कट कहाँ करना है? तो इनकी कुछ रिकॉग्निशन साइट्स या रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो दे आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक रीजन्स, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, क्लीव करते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए आने से रोकते हैं। लाइक आपके पास ये बैक्टीरिया है, इसका अपना डीएनए है, बैक्टीरियोफाज आया, बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया जैसे वो नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए बैक्टीरियोफाज का आया है, बैक्टीरिया को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पता चलता है कि ये मेरा खुद का डीएनए नहीं है, तो इसे कट करने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करता है। तो इसीलिए बोला जाता है अगर उसका डीएनए क्लीव हो गया तो फाज रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया के अंदर, और अगर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो उसकी वजह से फाज जो है उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इन बैक्टीरिया। तो बोला जाता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर वायरल अटैक को रेजिस्ट करने की एक टेक्निक है जो इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर्बर साइंटिस्ट, आर्बर ने सबसे पहले बताया था, और सबसे पहले स्मिथ ने आइसोलेट करा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम था हिंडी 2। अब आप सोचोगे ये 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है, अगर पहली बार आइसोलेट हुआ था तो ये इसलिए होता है क्योंकि बाद में जब डिस्कवरी हुई और हिंदी एंजाइम्स की, तो बाद में पता चला कि दूसरे वाले एंजाइम को 1 लेबल करना चाहिए था और इसको 2, तो इसको 2 रख दिया गया और दूसरे वाले को 1 रख दिया गया, इस तरीके से हुआ था। तो 1970 में ये डिस्कवर हुआ था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला था, तभी HIN यहाँ लिखा हुआ है। एंड इट रिकॉग्नाइजेज अ 6 बेस पेयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो 6 बेस पेयर का सेगमेंट होता है जिसे ये रिकॉग्नाइज करता है। एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा बड़ा रिकॉग्निशन साइट होता है, रिकॉग्निशन साइट जितनी ज्यादा बड़ी होगी ना, उतना कम चांसेस होते हैं उसे मिलने के, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी डीएनए में उतनी कम होती है। छोटा सीक्वेंस होगा तो बार बार मिलेगा, बड़ा सीक्वेंस होगा तो कम मिलेगा। तो वैसे ही इसकी भी रिस्ट्रिक्शन साइट बहुत ज्यादा नहीं है डीएनए के अंदर, कम कम लोकेटेड है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको नॉमेनक्लेचर की बात करूं कि एक्चुअल में नेमिंग जो भी बैक्टीरिया के ये एंजाइम्स की है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, वो कैसे है, तो आप देख सकते हो एब्रीविएशन होती है जीनस और स्पीशीज की। लाइक एस्चेरिशिया कोलाई के लिए ई एंड कोलाई के लिए CO लिखते हैं। तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस का फर्स्ट लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट के फर्स्ट 2 लेटर्स, लेटर नंबर या लेटर और नंबर साथ में होते हैं, लाइक इस तरीके से RY13, तो ये स्ट्रेन का नाम होता है, ठीक है। स्ट्रेन इज लाइक सब स्पीशीज, तो स्पीशीज से नीचे, तभी हम ई कोलाई बोल रहे, तो ई कोलाई खुद से एक स्पीशीज है, उसका एक स्ट्रेन है RY13। तो स्ट्रेन सब स्पीशीज की तरह एक कैटेगरी होती है। रोमन न्यूमेरल लिखते हैं हम कि आइडेंटिफिकेशन जो भी बैक्टीरिया में कब आइडेंटिफाई हुआ था, कितने नंबर पे आइडेंटिफाई हुआ था। लाइक ये फर्स्ट एंजाइम था जो आइडेंटिफाई हुआ था, EcoR1। रेस्ट्रिक्शन साइट की अगर बात करें तो ज्यादातर 4 to 8 बेस पेयर की साइट होती है रेस्ट्रिक्शन साइट, और पैलेंड्रोमिक होती है, मतलब दोनों साइड से सेम रीड होती है। लाइक ये है आपके पास GAATTC, ठीक है। ये कुछ और साइट आपको दे रखी है, यहाँ पे आप GAATTC देख सकते हो। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ना, वो या तो ब्लंट या स्टिकी कट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, कैसी भी कर सकती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये बीच में कट कर रहा है दोनों साइड के, तो ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लंट है बिल्कुल। और ये वाला जो EcoR1 वाला है, ये साइड में कट करता है, तो इससे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये स्टिकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ये बताया जाता है। यहाँ पे ओवरहैंग है, 5' एंड 3' ओवरहैंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो बताया हुआ है। आप सोच रहे होगे कि मैंने चश्मा क्यों नहीं लगा रखा। एक्चुअली मैंने चश्मा इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि मैं रिंग लाइट का यूज कर रही हूँ, और रिंग लाइट की रिफ्लेक्शन चश्मे पे पड़ेगी तो डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब आप सबको डिस्ट्रैक्शन होगा, तो मैं नहीं चाहती वो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मेरी नजर है उसका मैं यूटिलाइजेशन कर सकूं और आपको पढ़ा सकूं।
तो नेक्स्ट चीज जो है वो स्टार एक्टिविटी की आती है। स्टार एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया स्टार बन गया है या एंजाइम जो है वो स्टार है, एक वैसी कुछ चीज नहीं है। स्टार एक्टिविटी बेसिकली होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं ना, जैसे दिन में तारे दिखते हैं ना, वैसे उन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है ना वो थोड़ी हैम्पर हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। कैसे? उन्हें करना क्लीव किसी और को सीक्वेंस को था, कर वो किसी और को गए। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। तो सम एंजाइम्स क्लीव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल सीक्वेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो उसे स्टार एक्टिविटी बोलते हैं। एंड ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी से बोला जाता है। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 3 टाइप के मेंशन्ड है, आइसोशाइजोमर्स, नियोशाइजोमर्स एंड आइसोकॉडोमर्स। आइसो का मतलब सेम, नियो का मतलब नया, सेम नहीं है। तो आइसोशाइजोमर होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पेयर सेम रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसी को कट करता है। जैसे ये है SPH1 BBU1, तो ये दोनों जो है इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और कट भी सेम ही लोकेशन पे करते हैं, तो ये आइसोशाइजोमर्स है। नियोशाइजोमर्स होते हैं जो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज तो करते हैं बट कट कहीं और करते हैं। जैसे ये है SMA1 एंड XMA1, दोनों जो है GGG CCC को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट एक जो है GGG के बाद कट करता है और एक फर्स्ट G के बाद कट करता है, नियोशाइजोमर्स। वैसे ही आइसोकॉडोमर्स होते हैं। आइसोकॉडोमर्स होते हैं जो स्लाइटली डिफरेंट सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहां पे कट करते हैं, बट सेम एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे SAU3A जो है और BAM-H1 जो है, ये दोनों जो है ये एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों का ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है, बट रिकॉग्निशन साइट अलग अलग है। जैसे SAU3A का जो है वो 4 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और BAM-H1 का जो होता है वो 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। कुछ एंजाइम्स के यहाँ बताए भी हुए हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ऐसे दिखते हैं, जैसे BAM-H1 का बताया, ये आप याद कर सकते हो थोड़ा सा कि क्या सीक्वेंस होता है रिकॉग्निशन का, रिस्ट्रिक्शन का। तो वो एक चीज है। देन रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो बैक्टीरिया को कैसे पता चलता है कि ये फॉरेन डीएनए और ये मेरा खुद का डीएनए है? तो उसके लिए भी एक चीज होती है। तो इसका जो फॉरेन डीएनए होता है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप एडेड नहीं होते, बट ये खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड करके रखता है। तो बैक्टीरिया के पास डीएनए मिथाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जिस एंजाइम की मदद से ये अपने खुद का डीएनए जो होगा उस पे मिथाइल ग्रुप ऐड करके रखता है, जिससे इसे पता रहता है ये तो मेरा है। ये वैसा है जैसे टैग लगा दो आप अपनी चीजों को, कि अपनी चीजों पे के ऊपर टैग लगा हुआ है कि हाँ मेरे को पता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ठीक है, वैसे ये अपने डीएनए के ऊपर टैग लगा देता है मिथाइल वाला, ताकि इसे पता रहे ये मेरा खुद का डीएनए है। तो जो भी डीएनए बाहर से आएगा उसके ऊपर वो टैग तो लगा नहीं होगा, तो वो वाला डीएनए फॉरेन होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ फॉरेन वाले को ही क्लीव करता है, खुद के डीएनए को नहीं। तो वो सिर्फ अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही क्लीव करता है, मिथाइलेटेड को नहीं। तो वो लिखा हुआ है डीएनए मिथाइलेज एड्स मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियाज ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो मॉडिफाइड साइट्स को फिर कट नहीं कर पाते, इसीलिए बैक्टीरिया का खुद का डीएनए बच जाता है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक फॉर टुडे। हाँ, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो ज्यादा हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तीनों में क्या डिफरेंस है वो आप पहले यहाँ देखो। टाइप 1 बायोफंक्शनल होते हैं, मतलब टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एंडोन्यूक्लिएज मिथाइलेज दोनों एक्टिविटी एक ही एंजाइम में होती है, अलग अलग में नहीं। टाइप 2 होते हैं जिनमें सेपरेट होती है, एंड टाइप 3 भी सेम होते हैं, सेम में ही दोनों एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है। टाइप 1 जो होते हैं 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। टाइप 2 जो होते हैं 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं। टाइप 3 जो होते हैं 2 डिफरेंट सब यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स का भी थोड़ा याद रखना। एंड क्या उन्हें चाहिए होता है एक्टिविटी के लिए? टाइप 1 को ATP, मैग्नीशियम एंड SAM चाहिए होता है, जिसे सैम बोलते हैं हम, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन।
जो टाइप 2 होते हैं उन्हें सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए होता है, और टाइप 3 को एटीपी और मैग्नीशियम दोनों चाहिए होते हैं। टाइप 1 कहीं पे भी कट करते हैं, मतलब रिकॉग्निशन साइट के 100,000 बेस पेयर ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं होती कि कहाँ पे क्लीवेज होनी है। टाइप 2 ऐसे होते हैं जो हमेशा रिकॉग्निशन साइट के पास ही कट करते हैं, वहीं कट करेंगे, कहीं और नहीं। एंड टाइप 3 जो होते हैं वो 24 से 26 बेस पेयर 3 प्राइम एंड की साइड कट करते हैं। लाइक ये आपके पास डीएनए 523, तो 3 प्राइम के 24 बेस पेयर के आसपास, या तो नीचे या ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, तो वहां पे क्लीव करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है तीनों टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और कौन सा वाला सबसे कॉमन होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप 1 का इको बी है एग्जाम्पल, टाइप 2 का इको R1 है, एंड टाइप 3 का इको P1 है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको बताया। मैं नहीं चाहती कि इससे आगे का करवाऊं और ज्यादा हो जाए। इसके बाद एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल। तो कल मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी नेक्स्ट क्लास की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।